मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन पढ़ रहे थे, अब शांत हो जाओ तो शुरू करें। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन हम लोग पढ़ रहे थे। इस कड़ी में अब तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ अध्ययन कर लिया। नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना के 14 सूत्रीय फार्मूला देख लिया था। ठीक, नेहरू रिपोर्ट क्यों आया था? 1900 वो उसके लिए क्या नाम है, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के विरोध स्वरूप जो है नेहरू रिपोर्ट आया था। ठीक है, अब चूँकि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और नेहरू ने भी और जिन्ना ने भी, तो नेहरू और जिन्ना की रिपोर्ट को अंग्रेज़ सरकार ने क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था। क्योंकि जो नेहरू रिपोर्ट के लिए जो बर्कनहेड ने जो चैलेंज किया था वो पूरा नहीं कर पाया था, तो उसे लागू नहीं हुआ था। फिर भारत सरकार कह रहा हूँ, फिर कांग्रेस ने अब यहाँ से शुरू किया था क्या करने का, सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का प्रयास किया था। तो वही आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया गया और जो है क्या कारण थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करना पड़ा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन होता है? लाहौर अधिवेशन। ठीक, लाहौर अधिवेशन होता है 31 दिसंबर को होता है। कब होता है? 31 दिसंबर 1929 को। ठीक, क्योंकि जो नेहरू रिपोर्ट की जो बातें थी उसमें ये कहा गया था कि अगर नेहरू रिपोर्ट को 1 वर्ष तक लागू नहीं किया गया, 1 वर्ष तक, भाई गांधी जी ने कहा था इनको 1 वर्ष का समय दे देते हैं, क्योंकि पूर्ण स्वराज की बात कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। लेकिन गांधी जी ने उनको समझा कर कहा कि हम लोग एक मौका देते हैं अंग्रेज़ों को 1 वर्ष का, कि जो है नेहरू रिपोर्ट को ये लोग अगर मान लेते हैं तो फिर हम लोग जो है पूर्ण स्वराज अभी नहीं लागू चलाएंगे, लेकिन अगर नहीं लागू करते हैं 1 वर्ष के अंदर तो फिर हम लोग अगले साल से पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन करेंगे। तो 1 वर्ष का समय पूरा हो गया 31 दिसंबर 1929 को, और इस दिन जो है कांग्रेस का अधिवेशन किया गया। कहाँ पर? लाहौर में। ठीक है, वैसे तो गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया था, गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया, लेकिन गांधी जी ने जो है नेहरू जी को इसका अध्यक्ष बना दिया। किसको बना दिया? नेहरू जी को। तो लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को लाहौर है, यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। तो रावी नदी के तट के किनारे लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का क्या होता है? वार्षिक अधिवेशन होता है। अब इस वार्षिक अधिवेशन में सबसे पहली बात तो ये था कि नेहरू रिपोर्ट को वापस ले लिया गया। क्यों ले लिया गया? क्योंकि इसे लागू नहीं किया था, सरकार ने इसे लागू नहीं किया था, तो इसकी प्रति लेकर के इसको फाड़ दिया गया। कहा गया भाड़ में जाए नेहरू रिपोर्ट, अब हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या बात करेंगे? पूर्ण स्वराज की बात करेंगे। तो यहाँ पर पूर्ण स्वराज की बात शुरू हो जाती है। किसकी? पूर्ण स्वराज। तो सबसे पहले किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात कही जाती है या पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो कौन से? लाहौर अधिवेशन में। डेट याद रखना है, 31 दिसंबर 1929 का डेट था। तो इस दिन जो है लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन अध्यक्ष वैसे किसको चुना गया था? गांधी जी को। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नेहरू जी को ही मैं इसकी अध्यक्षता देता हूं, क्योंकि वो इस चीज़ को लेकर पूर्ण स्वराज के बारे में पहले से ही बात कर रहे थे, तो नेहरू जी को ही क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक, और इसके अलावा यहाँ पर पूर्ण स्वराज तो लिया ही, मतलब मांग किया ही गया, लेकिन इन्होंने नेहरू जी ने रात्रि को जब 12 बजे का बेल बजा मध्य रात्रि को, तो ये जा करके यहाँ पर तिरंगा फहराते हैं। क्या फहराते हैं? तिरंगा फहराते हैं, भारत का तिरंगा फहराते हैं और कहते हैं जो है हम लोग जो है एक डेट निश्चित करेंगे, उस दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो वो डेट निश्चित करते हैं 26 जनवरी को। कौन सा डेट? 26 जनवरी। तो अगला 26 जनवरी कब पड़ेगा इसके साल के बाद में? 26 जनवरी 1930 को।
तो कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पहला क्या मनाया? अपना स्वाधीनता दिवस। पहला क्या मनाया? स्वाधीनता दिवस मनाया। तो पहला स्वाधीनता दिवस कांग्रेस ने कब मनाया? 26 जनवरी 1930 को मनाया। और इसकी मतलब तिरंगा फहरा करके और घोषणा कर दी कि हम लोग अब आज़ाद हो चुके हैं अंग्रेज़ों से। तो कब? रात्रि को 12 बजे। जैसे ही अगला साल शुरू हुआ, 31 दिसंबर के बाद में अगला साल शुरू होगा, तो उसी दिन मध्य रात्रि में तिरंगा फहरा करके घोषणा कर दी गई कि हम लोग अब क्या हैं? स्वाधीन हैं, स्वतंत्र हैं। और इन्होंने कहा कि जो है 26 जनवरी जो आने वाला समय है इसी महीने, मतलब जनवरी का महीना, तो उस दिन 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाएंगे? स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और पहला स्वाधीनता दिवस 1930 में मनाएगा 26 जनवरी को। और उसके बाद में हर वर्ष ये स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को मनाते रहे। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ से आते हैं, याद रखना। लेकिन अब देखो, भारत तो आज़ाद हुआ 15 अगस्त को। भारत कब आज़ाद हुआ? तो हम लोग स्वाधीनता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को मनाते हैं। लेकिन ये तो 26 जनवरी से मनाते आ रहे थे। तो फिर इस डेट को यादगार करने के लिए, इन्होंने कहा कि इसके लिए कोई एक स्पेशल चीज़ करना चाहिए। तो हमारा संविधान वैसे तो बन गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरीके से क्या हो गया? बन गया। कुछ उसके क्लॉज जो थे, कुछ उसके जो अनुच्छेद थे वो लागू कर दिए गए 26 नवंबर 1949 को। लेकिन 26 जनवरी को हमको क्या करना था? यादगार बनाना था। तो बाकी जितने उसके मतलब अनुच्छेद थे उनको अल्टीमेट लास्ट में एकदम बिल्कुल फाइनली लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। कब से? 26 जनवरी 1950 से। तो 26 जनवरी 1900 इसीलिए कहा जाता है संविधान लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 से, क्योंकि इस दिन को क्या करना था? यादगार। तो इस दिन जो है भारत का ये हैप्पी बर्थडे मनाया गया। देखो कितना हैप्पी बर्थडे मना। 26 नवंबर को संविधान बना, पहला हैप्पी बर्थडे यहाँ मनाया गया। उसके बाद में 26 नवंबर को संविधान बन गया, तो उसको फिर यादगार करने के लिए 26 जनवरी तक खींच करके ले गए कि 26 जनवरी तक संविधान को अभी रोक के रखो, फाइनली लागू करेंगे कब? 26 जनवरी 1950 को। तो ये 26 जनवरी 1950 इसलिए यादगार दिन है। और इसी दिन जब संविधान लागू हो गया और हमारे यहाँ अब वायसराय खत्म, वायसराय का शासन खत्म। अब शासन किसका होगा? राष्ट्रपति। मतलब राष्ट्रपति जो है क्या होगा? भारत का प्रथम व्यक्ति होगा। तो इसलिए अब ये गणराज्य हो गया, गणतंत्रात्मक जो है भारत हो गया। तो अब इससे जो है रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। इस दिन क्या घोषित कर दिया गया? रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। भारत हमारा इसी दिन रिपब्लिक हो गया। तो इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये फंडा आपको क्लियर होना चाहिए कि 26 जनवरी क्यों जो है उस दिन रखा गया संविधान के लिए। ये इसीलिए रखा गया। तो पूर्ण स्वराज जो है मांग की गई लाहौर के अधिवेशन में, और 26 जनवरी यादगार दिवस बनाया गया। और गांधी जी से कहा गया कि गांधी जी अब आप जो है स्वतंत्र हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए। क्या शुरू करने के लिए? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए गांधी जी को छूट दे दी गई कि गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया जाएगा। ठीक, इसके पहले गांधी जी ने एक आंदोलन किया था राष्ट्रीय स्तर पर। क्या नाम था? असहयोग आंदोलन, जिसको कब वापस ले लिया गया था? 12 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा की घटना हो गई। कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। तो लेकिन ये दूसरा जो है राष्ट्रीय व्यापक स्तर का दूसरा आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन अब शुरू होगा। लेकिन गांधी जी समझते थे इस चीज़ को कि देखो मौका नहीं देना चाहिए हमको अंग्रेज़ों को ये कहने के लिए कि हमें बिना सूचित किए आपने जो है भारत में आंदोलन शुरू कर दिया। तो गांधी जी बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे, समझदार थे। तो उन्होंने कहा, उस समय जो वायसराय था भारत का, कौन था वायसराय भारत का? लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन था, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, पीएम थे, जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके, क्या नाम है, मैकडोनाल्ड। कौन थे? मैकडोनाल्ड थे। पिज्ज़ा बर्गर खाते हो ना मैकडोनाल्ड का, तो उससे याद रखो मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? मैकडोनाल्ड। ठीक, तो मैकडोनाल्ड जो है उसमें प्रधानमंत्री थे और लॉर्ड इरविन क्या थे? वायसराय थे। तो इन्होंने, गांधी जी ने ये समझदारी की कि इन दोनों को सूचना भेज दिया जाए कि एक बार एक मौका और देते हैं कि हमारी ये मांगे मान लो,
नहीं तो हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने वाले। तो गांधी जी ने एक 11 पॉइंट की मांग रखी, 11 बिंदुओं की क्या रखी, मांग रखी, ठीक है, 11 बिंदुओं की मांग रखी और उसको छाप दिया अपने मैगजीन में, अपने पेपर में, यंग इंडिया में। यहाँ से प्रश्न बनता है कि कौन सी पत्रिका में छापी थी, यंग इंडिया में, केसरी यंग इंडिया। वो केसरी किसकी थी, बाल गंगाधर तिलक की, और यंग इंडिया गांधी जी की। तो गांधी जी ने यंग इंडिया में 11 बिंदुओं की पॉइंट छाप दिया, जिसको जो है 11 सूत्रीय मांग कहते हैं, 11 सूत्रीय मांग कहा जाता है। किसका, गांधी जी का। और 14 सूत्री मांग या 14 सूत्री फार्मूला किसका था, जिन्ना का। तो 11 पॉइंटों की, 11 बिंदुओं की मांग की और इसको छापा किसमें, यंग इंडिया में, और भेज दिया। वैसे तो यंग इंडिया में छपा, सबके पास पहुंच गया, और एक प्रति भेज दिया कहाँ, इरविन के पास, और एक प्रति लंदन में भेज दिया प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड के पास कि एक बार भैया देख लो, हम ये मांगे हमारी ये हैं, मान लो चलो तुमने नेहरू रिपोर्ट को नहीं माना, तो अब कुछ चीज़ें हम एक बिंदु दे रहे हैं, इस पर अगर अभी अमल कर लेते हो, इनमें से कुछ पॉइंट को मान लेते हो, तो फिर हम क्या नहीं करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं करेंगे। तो एक मौका गांधी जी ने दिया, ठीक है। अब ये पहुंचा इरविन के पास में, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया उस पर, इरविन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, ठीक है। तो इरविन ने प्रतिक्रिया नहीं दिया, तो इन्होंने क्या शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन 11 सूत्री मांग क्या थी उसको हम लोग समझ लेते हैं। जो 11 सूत्री गांधी जी की मांगे थी उसे समझ लेते हैं क्या क्या है। इसको हम लोग 3-4 पॉइंट में, जैसे 3 मांग हम शुरुआत के समझते हैं। पहला मांग इन्होंने कहा, उस समय चूँकि 1930 का समय चल रहा था, क्या चल रहा था, 1930 का समय चल रहा था, और प्रथम विश्व युद्ध का असर बहुत ज़्यादा पड़ा था, ठीक है। तो इस वजह से आर्थिक मंदी थी, पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी थी, ठीक है। आर्थिक मंदी के कारण जो है भारत में किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो गांधी जी ने कहा जो लगान है, क्या है, भू राजस्व है, जो लगान है, जो भू राजस्व है, तो भू राजस्व को आप 50% कम कर दो। क्या कर दो, 50% कम कर दो। लेकिन भू राजस्व को 50% कम करेंगे तो अंग्रेज़ों की आमदनी कम हो जाएगी ना। तो इन्होंने उपाय भी बताया कि इसके लिए एक उपाय आप करो, जो सेना का खर्च है, आप भाई सेना का खर्च कर रहे हो, और खर्च किससे कर रहे हैं, भारतीय पैसे से तो कर रहे हो, तो जो सेना का खर्च है उसमें आप 50% की क्या करो, कटौती करो। सेना के खर्च में 50% की कटौती करो, तो भू राजस्व कम आएगा, तो बराबर नहीं हो जाएगा आपका। और एक तरीका और बताता हूँ, सेना के खर्च के साथ साथ में आपने क्या किया है, जो सिविल सेवक हैं भारत में, जैसे वायसराय वगैरह हैं, जो अधिकारी हैं, ICS अधिकारी हैं, उनको आप ज़्यादा वेतन देते हो, उनको आप वेतन बहुत ज़्यादा देते हो, तो उन वेतनों में आप 50% की क्या करो, कमी करो। 50% सेना में खर्च करोगे, 50% वेतन में कम करोगे, और जो भू राजस्व में कम किया 50%, तो उसकी भरपाई हो जाएगी अल्टीमेटली। इन्होंने उपाय भी बता दिया भाई कि सेना और ये भाई अननेसेसरी चीज़ है। चलो प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया और सेना अब इतनी ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है, सेना कम रखो और जो है उसमें कटौती करो, और इसके बाद जो वेतन है, किसकी, सिविल सेवकों की वेतन है, उसमें बहुत भारी भरकम वेतन है। आपको पता नहीं होगा, जो उस समय का वायसराय होते थे उनको लगभग 20,000 रुपये प्रतिमाह की सैलरी हुआ करती थी उस समय, जब एक आम जो है नौकरी वाले की सैलरी होती थी 5 रुपये 6 रुपये प्रतिमाह। तो उस समय 20,000 सैलरी पाता था, कितना अंतर था। तो इस अंतर को कम करने के लिए कहा भाई 50% कटौती करो, अगर 10,000 भी दोगे तो भी चल जाएगा, बहुत ज़्यादा दे रहे हो सैलरी। तो इन्होंने उपाय बताया कि वेतन आप कम करो। और इसके अलावा जो है कुछ मांगे और रखी, जैसे इन्होंने कहा कि जो है शराबबंदी, जो है शराबबंदी करो, ठीक है। शराब पी करके जो है हमारे भारतीय खराब हो रहे हैं, और तुम जो है राजस्व के चक्कर में शराब बेच रहे हो, इंग्लैंड से शराब बनवा करके लाते हो और यहाँ बेचते हो। क्योंकि आज भी जो है शराब जैसी ऐसी चीज़ है कि इस पर कोई राज्य बंद करने के लिए विचार नहीं कर पाता है। बिहार ने बंद कर दिया है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा राजस्व का नुकसान होगा किसी भी राज्य में। सबसे ज़्यादा राजस्व अगर कहीं से आता है, हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें तो किससे आता है, शराब से आता है, और उस समय भी शराब से राजस्व आता था। तो गांधी जी ने कहा कि शराब को बंद करो, शराब को बेचना, बिक्री बंद करो। इन्होंने महिलाओं को, बच्चों को लगा दिया, जाओ रे उस पर ठेके पे जाओ, फोड़ो फाड़ो पटको, ठीक है। तो ऐसा ही आंदोलन में देखा था हम लोगों ने। तो शराबबंदी की बात की। और इसके अलावा इन्होंने कहा जो गुप्तचर विभाग आपने बना रखा है, इन्होंने क्या बना रखा था, गुप्तचर विभाग, ठीक। गुप्तचर विभाग की क्या आवश्यकता थी, किसकी गुप्तचरी करा रहे हो भाई, और इसको गुप्तचर में इसको क्यों तुम इसको जो है उसमें रख रहे हो, लोगों को जो है मतलब गुमराह कर रहे हो। तो गुप्तचर विभाग या तो बंद कर दो, या अगर इसको चला रहे हो तो इसको फिर आप ओपन करो,
पब्लिकली ओपन करो भाई, सब कुछ जो है ओपन होना चाहिए। तो गुप्तचर विभाग की बंदी की बात की इन्होंने, गुप्तचर विभाग की बंदी की बात की। और इन्होंने कहा जो राजनीतिक बंदी हैं, जो भारतीय राजनीतिक बंदी हैं, राजनीतिक बंदी कौन से, जिनको सज़ा वैसी हुई हो, धरना प्रदर्शन इस टाइप की सज़ा जिसको उसको क्या कहा जाता है, राजनीतिक बंदी। लेकिन जिन्होंने हत्या की है, मर्डर किया है, क्रांतिकारी लोग ज़्यादातर ही करते थे, तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ये किन की बात कर रहे हैं, जो राजनीतिक बंदी है, जिनको बंद कर लिया गया है। मान लो असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत लोगों को पकड़ के बंद कर दिया गया था, तो उन सबको क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए। तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। अगर गांधी जी यहाँ पर चाहते, कहते कि भगत सिंह, उस समय भगत सिंह जेल में थे ना, भगत सिंह पे कौन सा चार्ज लगा था, कौन सा मुकदमा लगाकर इनको फांसी की सजा दी गई थी, सैंडर्स की हत्या, लाहौर षड्यंत्र कांड। तो भगत सिंह ये लोग जेल में थे, तो इनकी अगर बात रखे होते तो शायद हो सकता था, लेकिन ये पूरी बातें नहीं मानी गई थी। तो चलो यहाँ अभी नहीं रखे, कोई बात नहीं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे क्यों नहीं रखी थी बात। तो ये 3 चीज़ की बंदी की बात की गई थी, ठीक। और इसके अलावा इन्होंने 3 चीज़ की और बात की थी, ये 3 दूनी 6 हो गए, 11 मांगे हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि संरक्षण नीति अपनाई जानी चाहिए। कौन सी नीति, संरक्षण नीति। ये क्या है भाई, संरक्षण नीति। देखो होता ये था कि भारत का माल जो होता था, भारत के जो कपड़े होते थे, जुलाहे बनाते थे, वो अंग्रेज़ों के यहाँ से बने हुए कपड़ों से महंगा पड़ता था, ठीक है। और महंगा पड़ता था तो यहाँ के कपड़े लोग कम खरीदते थे भाई। जैसे चाइना का सामान, जैसे अभी झालर वगैरह दिवाली में हम लोग क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में चाइना का खरीद लेते हैं, सस्ते के चक्कर में चाइना, क्योंकि सस्ता पड़ता है और अपने भारत का बना हुआ महंगा पड़ता है। तो अगर चाइना का सस्ता करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी सरकार को जहाँ से माल आ रहा है हमारे बॉर्डर से क्रॉस होकर के भारत में, तो बॉर्डर पे सीमा शुल्क लगा दो, सीमा शुल्क चाइना के सामान पे ज़्यादा लगा दो, ठीक है। तो भारत में जैसे ही वो आएगा हमारे सामान के बराबर या तो हो जाएगा उसका रेट, या फिर महंगा हो जाएगा। तो जब बराबर हो जाएगा और महंगा हो जाएगा तो हम किसको खरीदेंगे, अपने देश का सामान खरीदेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि हमारे देश का सामान नहीं बिक रहा है तो हमारे जुलाहे बेचारे बनाना बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि हम कंपटीशन में जो है उनके अंग्रेज़ों का वस्त्र जो है किससे बन रहा था, मशीनों से बन रहा था। तो वो ज़्यादा पैमाने में जो है बनाते थे तो उनका सस्ता पड़ता था, और जुलाहे हाथ से बनाते थे तो हमारा महंगा पड़ता था। तो इन्होंने कहा जैसे ही सीमा पर प्रवेश करे सामान, ब्रिटिश का सामान जैसे ही या यूरोप का सामान जैसे ही भारतीय सीमा में प्रवेश करे, वैसे ही क्या लगा दो, यहाँ पर सीमा शुल्क लगा दो। यहाँ पर क्या लगा दो, सीमा शुल्क बढ़ाकर लगा दो बाहर से आने वाले सामान पे। तो भारतीय सामान के बराबर हो जाएगा, भारतीय वस्त्र की कीमत के बराबर हो जाएगा। तो संरक्षणवादी नीति को अपनाने के लिए इन्होंने उपाय दिया कि इससे हमारे जो बेरोजगार होने वाले जो जुलाहे हैं वो बच जाएंगे। तो संरक्षणवादी नीति। और इसके अलावा जो समुद्र का किनारा है, ये समुद्र का किनारा है, यहाँ पर अंग्रेज़ों ने क्या कर रखा था कि भारतीय जहाज़ों के लिए जो है संरक्षण नीति नहीं अपनाई थी। विदेशी जहाज़, यूरोपियन जहाज़ आते थे तो उनको फ़ायदा मिलता था, भारतीय जहाज़ बेचारे उनको कोई यहाँ मौका नहीं मिलता था जाने का, क्योंकि सारे तट पर किसका कब्जा था, अंग्रेज़ों का कब्जा था। तो इन्होंने कहा भैया ये जो तट है हमारे तट पे जो हमारे देश के जो व्यापारी हैं उनके जहाज़ों को भी मौका मिलना चाहिए, तो उनके लिए भी खोला जाना चाहिए, उनको भी संरक्षण दिया जाना चाहिए। तो ये भी एक जायज़ मांग की इन्होंने। तो ये क्या मांग थी, जो तटीय इलाका था उस तटीय इलाके पर जो है जो संरक्षणवादी नीति, यानी भारतीय जहाज़ों को मौका मिलना चाहिए, जो तो इसलिए तट की बात की। और इसके अलावा यहीं पर नमक बनता है, तट के किनारे क्या बनता है, नमक। और नमक एक बेसिक चीज़ है, हर घर में नमक यूज होता है आज भी, ठीक है। और नमक पे इन्होंने बहुत बड़ा जो है कर लगा रखा था, नमक कर लगा रखा था बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो नमक गरीब भी यूज़ करते हैं, ज़्यादातर गरीब ही खाते हैं, बेचारे भूखे हैं तो दाल में ज़्यादा नमक भर के खा लिए, ठीक, कि भूख भर जाए। तो नमक कानून में कहा इसमें लचर लाओ, इसमें लचर जो है लोच लाओ, इसको नमक कर को क्या करो, कम करो। तो एक डिमांड एक ही, ठीक है। तो 9 हो गए। और 10वें नंबर की बात करें तो इन्होंने कहा था कि जो रुपया है, जैसे हमारा रुपया है डॉलर के मुकाबले इस समय बहुत कमज़ोर हुआ है। हम अगर 80-85 डॉलर रुपया देते हैं तो 1 डॉलर खरीद पाते हैं, ठीक है। तो हमारा रुपया क्या हो गया, बहुत कमज़ोर हो गया है। अगर हम डॉलर 50 रुपये पे 1 डॉलर खरीदे तो रुपया हमारा क्या हो जाएगा, मजबूत होगा। यानी जितना ज़्यादा ढीला करेंगे रुपया और 1 डॉलर को खरीदने के लिए, उतना ही ज़्यादा हमारा रुपया क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। यानी ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है ना 1 डॉलर को खरीदने के लिए। तो उस समय जो इंग्लैंड में चलता था स्टर्लिंग वगैरह चलता था, पाउंड स्टर्लिंग आज भी चलते हैं। तो स्टर्लिंग के मुकाबले जो है भारत का रुपया बड़ा कमज़ोर था। तो इन्होंने कहा कि
भारतीय और स्टर्लिंग के जो भारतीय रुपया और स्टर्लिंग के बीच का जो अनुपात है उसको घटाया जाए, तो एक पॉइंट ये भी है कि रुपया और जो स्टर्लिंग है, रुपया और स्टर्लिंग के बीच का जो अनुपात है इसे क्या किया जाए, डाउन किया जाए। और ये अनुपात इन्होंने बता भी दिया, डाउन करके कितना किया जाए, 1 शीलिंग बराबर 4 पेंस के बराबर किया जाए। 1 शीलिंग बराबर 4 पेंस, यानी 1 शीलिंग बराबर 4 पैसे के बराबर किया जाए, 4 पेंस के बराबर किया जाए। शीलिंग उनका पैसा होता है, जैसे हमारे यहाँ रुपया में पैसा चलता है, वैसे स्टर्लिंग में शीलिंग क्या होता है, पैसा होता है। तो इसके बराबर करने का इन्होंने तरीका बता दिया, ठीक। और इसके अलावा 11वें नंबर की बात करें तो इन्होंने कहा था उस समय क्या था कि भारतीयों को शस्त्र रखने का आदेश नहीं था, लाइसेंस लेकर भी शस्त्र रख नहीं सकते थे। वो जो है उन्होंने बहुत कड़ा कानून बना रखा था, और अंग्रेज जो थे वो पिस्टल लगा के घूमते थे अपनी सुरक्षा के लिए। जहाँ देखे कोई गाली बक रहा है तुरंत निकाल के मार दिए भारतीयों को। तो वो इतने ज़्यादा जबर थे, उन्होंने ऐसा कानून अपने लिए बना रखा था, भारतीयों के लिए ऐसा कानून बना रखा था कि वो शस्त्र रख नहीं सकते थे, लाइसेंस वाला भी शस्त्र नहीं रखते थे। तो इन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रांतिकारी बंदूक रखें, लेकिन जो भारतीय आम नागरिक है उसको कम से कम एक ऐसा मतलब कानून बनाओ कि वो शस्त्र रख सके, लाइसेंस वाला शस्त्र क्या रख सके, आत्मरक्षा के लिए जो है शस्त्र रख सके। तो इसलिए 11वां नंबर का क्या जो है मांग की कि आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस वाला कानून बनाओ। तो ये 11 मांगे थी, ठीक है। ये 11 क्या थी, मांगे थी। गांधी जी ने 11 बिंदुओं का एक मांग रखा, किसके पास में, जो है यंग इंडिया में छापा। किस में छापा, यंग इंडिया में छापा। और एक कहाँ भेज दिया, वायसराय के पास, इरविन के पास। और एक कहाँ भेज दिया, लंदन में मैकडोनल्ड के पास में। रैमसे मैकडोनल्ड पूरा नाम था, रैमसे मतलब रमेश से याद कर लोगे। रैमसे मैकडोनल्ड उस समय के पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। मैकडोनल्ड तो पिज्ज़ा होता है, मैकडोनल्ड, ठीक है। तो रैमसे मैकडोनल्ड जो प्रधानमंत्री थे उनके पास एक प्रति भेज दिया, लेकिन इस पर इन लोगों ने कोई गौर विचार नहीं किया। अब गौर विचार नहीं किया तो फिर गांधी जी जो है बैठक करते हैं अपने आश्रम में। उनका आश्रम कहाँ था, साबरमती में। और साबरमती का आश्रम कौन से शहर में था, अहमदाबाद। किस राज्य में, गुजरात में, ठीक है। तो साबरमती में ये क्या करते हैं, बैठक करते हैं और दिन बढ़िया चुनते हैं, वैलेंटाइन वाला डे, 14 फरवरी 1930। 14 फरवरी 1930 वैलेंटाइन डे याद रहेगा, ठीक है। 14 फरवरी 1930 साबरमती में यहाँ पर जो है अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया जाता है। तो ये डेट 14 फरवरी वाले दिन बैठक होती है साबरमती में कांग्रेस के वर्किंग कमेटी की। कांग्रेस में जो मेंबर्स थे वो लोग बैठते हैं और गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का क्या दे दिया जाता है, उनको मतलब एक तरीके से अनुमति क्या कांग्रेस कहती, तो आपके लीडर में, गांधी जी उस समय जाने माने लीडर हो गए थे, कि आपके नेतृत्व में अब हम लोग क्या शुरू करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। यानी सिविल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब इसका मतलब क्या है, अवज्ञा शब्द, सविनय का मतलब क्या होता है, विनय के साथ हाथ जोड़ करके सविनय विनय, ठीक। और अवज्ञा का मतलब क्या होता है, आज्ञा का उल्लंघन करना, आज्ञा का उल्लंघन करना। और कौन सी आज्ञा, अंग्रेजी कानून की, जो कानून है इंग्लिश कानून जो है उसका क्या करना, उल्लंघन करना। लेकिन कैसा उल्लंघन, विनय के साथ में, बिना जोर जबरदस्ती के, ठीक है। अहिंसा नहीं करना है, सत्य के मार्ग पे, और मतलब हिंसा नहीं करना, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए हमको क्या करना है, सविनय अवज्ञा करना है, ठीक है। तो ये वहाँ पर सब लोगों ने जो है एक शपथ ली, बैठ करके सब लोगों ने शपथ ली किसी प्रकार से, क्योंकि हम देख चुके हैं उसमें हिंसा हुई थी, क्या नाम है, असहयोग आंदोलन में, और हिंसा हुई, खाली 22 लोग जो है जल के मर गए थे, उसकी वजह से गांधी जी ने आंदोलन को बीच में ही स्थगित कर दिया था। तो यहाँ पर सबको बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं कि भैया देखो, कोई भी चाकू डंडा लाठी गोलीबारी नहीं चलाना है, अनुनय विनय के साथ हमको ये आंदोलन चलाना है। अब आंदोलन चलाना है तो कहाँ से चलाना है, तो साबरमती आश्रम से ही चलाना है। कब चलाना है, तो ये डेट भी दे दी, 14 फरवरी को तो बैठक हुई थी, तो इन्होंने डेट दे दी 12 मार्च की। डेट क्या दे दी, 12 मार्च 1930।
12 मार्च 1930 को कांग्रेस के साथ 78 यानी गांधी जी के साथ 78 अनुयायी आते हैं। कितने अनुयायी? 78। साबरमती आश्रम में बैठते हैं 78 लोग, मतलब साथ में गांधी जी के साथ जुड़ते हैं। कब? 12 मार्च 1930 को। और यहाँ से लगभग 241 मील दूर था डांडी। 241 मील दूर था क्या? डांडी। ठीक, डांडी। और डांडी डंडा लेकर गांधी जी चल देते हैं, याद रहेगा, डंडा और गांधी जी का डंडा और डांडी। तो गांधी जी डंडा लेकर चल देते हैं साबरमती आश्रम से, कहाँ? डांडी के लिए। तो इसको कहा गया डांडी मार्च। इसको क्या कहा गया? डांडी मार्च। अब यहाँ से शुरू होता है डांडी मार्च। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत करने के लिए क्या किया था गांधी जी ने? डांडी मार्च किया था। कब किया था? 12 मार्च 1930 को। 78 गांधी जी के साथ क्या थे? फॉलोवर्स थे, उनके पीछे पीछे चलने वाले 78 व्यक्ति थे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी के साथ कितने लोग गए थे? 78 लोग। उसमें 2 मुसलमान थे, 2 मुसलमान थे, जिसमें अब्बास तैयब जी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। अब्बास तैयब जी, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो अब्बास तैयब जी इनके साथ में थे। और अमेरिका का एक पत्रकार था, एक अमेरिकी पत्रकार था, ठीक है, वो बेचारा आया था गांधी जी को उजागर करने कि ये बुढ़ा जो है बेवकूफ़ बना रहा है पब्लिक को भारत में, चलो इसको एक्सपोज करते हैं, इसके बारे में उल्टा सीधा लिखते हैं। और यहाँ आकर के गांधी जी का मुरीद बन गया। देखा गांधी जी जो है बेचारे इतने महान संत आदमी हैं, जो आदमी जो है संत, जो वास्तविक संत जो ऐसे होते हैं संत महात्मा, उनसे भी ज़्यादा नियम और उस तरीके से फॉलो करने वाला व्यक्ति, मतलब एकदम बिल्कुल धोती में, एक धोती में ठंडी और गर्मी सब में ऐसे रह रहा है बेचारा अगला आदमी। तो जो अमेरिकी पत्रकार आया था वेब मिलर, कौन आया था? वेब मिलर। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है, तो वेब मिलर गांधी जी के साथ कौन से आंदोलन में था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो प्रश्न उसमें देगा भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो कौन से आंदोलन में था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में था। कौन? वेब मिलर, अमेरिकी पत्रकार। और अब्बास तैयब जी कौन से आंदोलन में साथ में थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अब ये लोग चलते हैं, 241 मील लंबी दूरी थी, दूरी तय हुई 24 दिन में। कितने दिन में तय हुई? 24 दिन में। और ये पहुंचते हैं शाम को, जो है शाम को 7 बजे, 5 मार्च, दिन तारीख सब बता रहा हूँ। वो मार्च तो हो गया, अप्रैल में पहुँचेंगे। 5 अप्रैल को पहुँचते हैं, 5 अप्रैल 1930 को पहुँचते हैं। अब शाम हो गई भैया, तो सब लोग थके थकाए थे, लेट गए। ठीक, सवेरे उठते हैं 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को सवेरे उठते हैं, 6 अप्रैल 1930 को। और जो है चूँकि नमक कानून ऐसा कानून था जो मतलब तगड़ा टैक्स लगता था, तो इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया नमक कानून तोड़ करके। कौन सा कानून तोड़ा? नमक कानून। यहीं दांडी समुद्र के किनारे है और यहीं पर जो है रेत से, समुद्र के पानी से नमक बनाया, मुट्ठी भर नमक बनाया। भाई नमक कानून यही था कि कोई भी तट के सहारे रहने वाले व्यक्ति भी नमक नहीं बना सकते हैं, बेशक उनका खेत नमक में। नमक कैसे बनाया जाता है भाई? नमक की खेती होती है एक तरीके से। जो गुजरात है, ये तट के सहारे वाले क्षेत्र हैं, इनमें क्या होता है? समुद्री पानी खारा होता है, तो खेतों में समुद्री पानी को भर दिया जाता है। उसके बाद में वाष्पीकरण की क्रिया से पानी का वाष्पीकरण हो जाता है और नमक की परतें जम जाती हैं। फिर उन्हें जो है परतों को खुरच लिया जाता है, फिर उनको फैक्ट्री में रिफाइंड करके, मतलब मिट्टी सिट्टी ये सब निकाल करके शुद्ध किया जाता है। तो ये भी काम नहीं कर सकते थे भारतीय, ये करेंगे तो अंग्रेज़ों को नुकसान होगा, क्योंकि अंग्रेज़ों को एक टैक्स मिलता है। तो इन्होंने नमक कानून को तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। कहाँ पर? दांडी में। अब प्रश्न यहाँ से आता है, नमक कानून कहाँ तोड़ा था? अहमदाबाद में कि दांडी में? कहाँ तोड़ा था? दांडी में। तो कब तोड़ा था? 6 अप्रैल 1930 को। पहुँच तो गए थे 5 अप्रैल 1930 को, लेकिन तोड़ा कब था? 6 अप्रैल 1930 को। तो 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने मुट्ठी भर नमक बना करके और सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या किया? शुरुआत किया। तो 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है और ये 2 चरणों में चलता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में चलता है। तो पहला चरण जो होता है, प्रथम चरण, ये चलता है 1930 से 31 तक, 1930 से 1931 तक। और जो दूसरा चरण बाद में चलता है, इस बीच कुछ घटनाएं होती हैं, हम लोग अध्ययन करेंगे, 1932 से 1934 तक। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में गांधी जी संचालित करते हैं। पहला 1930 और 31 के बीच, और दूसरा 1932 और 34 के बीच। तो इस तरीके से भारत में एक दूसरा जो है राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। अब इसकी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो सब हम लोग कल पढ़ेंगे। आज फटाफट रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? लाहौर अधिवेशन। क्या पढ़ा? लाहौर अधिवेशन।
लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। लाहौर ये वाला है, यहाँ लाहौर में 31। और कौन से पंजाब, कौन से प्रांत में है? पंजाब प्रांत में। लाहौर किस प्रांत में है? पंजाब। अब वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के भी पंजाब प्रांत में है। जैसे पंजाब हमारे भारत में ही, ऐसे ही पंजाब कहाँ है? पाकिस्तान में भी है। तो पंजाब प्रांत के लाहौर में, और लाहौर किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। तो यहाँ पर जो है सब लाहौर अधिवेशन हुआ और पूर्ण स्वराज की मांग की गई। किसकी मांग की गई? पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग की गई। ठीक है। और जो है पूर्ण स्वराज की मांग करने के साथ साथ में यहाँ पर और भी बातें हुई थी। एक क्या बात हुई थी? तिरंगा फहराया गया था नेहरू जी द्वारा। मध्य रात्रि को क्या फहराया गया? तिरंगा। एक संकेत दिया गया कि हम लोग आज से स्वाधीनता आंदोलन, अपने आप को स्वाधीन मान रहे हैं, स्वतंत्र मान रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने 26 जनवरी 1930 का दिन निश्चित किया कि इस दिन हम लोग पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और प्रत्येक वर्ष ये लोग मनाते रहे। ठीक। तो इसके यहीं पर गांधी जी को कहा गया कि आप अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करो। लेकिन गांधी जी समझदार आदमी, उन्होंने मौका दिया अंग्रेज़ों को एक 11 सूत्री मांग के माध्यम से, कि 11 बिंदुओं की मांग रखते हैं। किसके पास में? मैकडोनल्ड के पास देते हैं, और एक वायसराय इरविन के पास में। और किस पत्र के माध्यम से? यंग इंडिया। लेकिन एक यंग इंडिया पत्र, ये तो समाचार पत्र था, लेकिन उन्होंने इसके बाद भी एक लेटर भी लिखा था कि जो है कहीं इरविन ऐसा ना कहे कि जो है समाचार में छाप दिए हो। समाचार तो सब पढ़ते हैं, हम पढ़े थे का, हमको क्या पता था तुम्हारा हम समाचार पढ़ें। तो इरविन को एक लेटर लिख दिए थे बाद में, इस 11 बिंदुओं की पत्र भी लिख दिया था। एक मौका और दिया था, कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते थे गांधी जी कि जो है कोई हम पर ब्लेम लगा सके। तो वो लेटर भी पहुंचा, उस पर भी कोई जवाब नहीं आया। तब फिर जो है 14 फरवरी 1930 को कहाँ पर? साबरमती आश्रम में। अहमदाबाद में है साबरमती आश्रम। ठीक है। साबरमती आश्रम और किस नदी के किनारे है? रावी तो लाहौर है, यहाँ कौन सी नदी है? साबरमती। इसी नदी के नाम पर तो आश्रम का नाम रखा है, साबरमती आश्रम। पहले इसका सत्याग्रह आश्रम नाम था ना, पढ़ाया है गांधी जी का जब पढ़ा रहे थे। बाद में इसी का नाम साबरमती नदी के नाम पर साबरमती आश्रम कर दिया गया। ठीक। तो पूछा जा सकता है सत्याग्रह आश्रम किस नदी के किनारे है? साबरमती आश्रम के किनारे। तो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे वाले दिन 1930 में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी उस बैठक में। और शुरुआत कब से करते हैं? 12 मार्च 1930 से। कहाँ से? साबरमती से। कितने अनुयायी इनके साथ जाते हैं? 78 अनुयायी। कहाँ जाते हैं? डांडी। कितने मील दूर है? 241 मील। कितने दिन में पूरा करते हैं? 24 दिन में। कौन कौन 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति साथ में थे? अब्बास तैयब जी और वेब मिलर, अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर। और कब पहुंच जाते हैं? 5 अप्रैल 1930 की शाम को पहुंच जाते हैं। फिर रजैया बिस्तर लेकर के डल जाते हैं, सो जाते हैं। सवेरे उठते हैं 6 अप्रैल और नमक बना करके, मुट्ठी भर नमक बना करके कानून का क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं। कई बार इस प्रकार का प्रश्न आया है, मैंने देखा है। उसमें पूछा है गांधी जी ने नमक बनाकर पब्लिक में बांट दिया, गांधी जी ने नमक बना करके बेचने के काम किए, क्या स्टेटमेंट सही है क्या? वो पूछता है, उसमें दे देगा कि जो है 6 अप्रैल 1930 को नंबर 1 गांधी जी ने नमक बनाया। ठीक है। और नंबर 2 पे गांधी जी ने नमक को पब्लिक में बांट दिया। तो स्टेटमेंट पूछता है, तो बांटने के लिए नहीं भाई, नमक कानून तोड़ने के लिए एक संकेत था कि तुम नमक का कानून बनाए हो तो हम उसको तोड़ भी सकते हैं, लेकिन बिना लाठी वाठी चलाए, सविनय के साथ में, बिना हिंसा किए, अहिंसा और जो है सत्य के मार्ग पे चलते हुए। तो एक संकेत था, कानून तोड़ने का एक क्या था? संकेत था। तो इसी संकेत के साथ में 6 अप्रैल 1930 से क्या शुरू हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक। अब इसकी घटनाओं को हम लोग कल देखेंगे।